हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे डॉग्स में होने वाले यानी कि कैनाइन स्पीसीज में होने वाले कैनाइन डिस्टेम्पर, इस वायरल बीमारी के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि कैनाइन डिस्टेम्पर जो है एक वायरल बीमारी है और हाईली इन्फेक्शियस है और कॉन्टेजियस बीमारी है। तो कैनाइन डिस्टेम्पर का जैसे कि वायरल है, उसके वजह से उसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, उसका सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो कैनाइन डिस्टेम्पर एक्चुअल अगर हम शुरुआती स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो शुरुआती स्टेज में उसके चांसेस होते हैं रिकवर होने के। लेकिन एक बार जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, जब नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, तो वो इरिवर्सिबल होता है, बाद में उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। तो आखिर ये कैनाइन डिस्टेम्पर कौन से डॉग इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब कि कौन से डॉग में ज़्यादातर इसका रिस्क है ये इन्फेक्शन होने का, और इसका हम रोकथाम इसकी कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, तो इसका पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक इलाज तो कोई है नहीं। तो इस बीमारी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। कैनाइन डिस्टेम्पर एक सिस्टमिक वायरल डिसीज है। तो इसमें बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसमें नर्वस साइन भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जीआई सिस्टम जो होता है, जीआई ट्रैक्ट जो होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसके भी सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है वो भी इन्वॉल्व होती है, तो उसके साइन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो शुरुआती स्टेज में जैसे कि डॉग में लिथार्जी होती है, इनएपिटेंस होता है, तो ये लक्षण हमें शुरुआती स्टेज में देखने को मिलते हैं। उसकी जो आँखें होते हैं, तो आँखों से जो डिस्चार्ज आता है, तो वो डिस्चार्ज शुरू में नॉर्मल हो सकता है और बाद में म्यूकोपुरुलेंट भी हो सकता है। तो इसमें निमोनिया भी होता है और डायरिया भी होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें जीआई सिस्टम भी इन्वॉल्व होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होती है। उसकी वजह से निमोनिया, डायरिया भी इसमें कॉमन देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने सारे इसके सिम्टम्स बताए, जैसे कि नेजल डिस्चार्ज होगा, ऑक्यूलर डिस्चार्ज होगा, फीवर होगा, लिथार्जी होगी, इनएपिटेंस होगा, डायरिया होगा और नेजल डिस्चार्ज भी होगा क्योंकि उसमें निमोनिया होगा। तो ये सारे साइंस आने के बाद वह उस डॉग में जिसको कैनाइन डिस्टेम्पर हुआ है, तो उसमें सीजर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो जनरलाइज सीजर हो सकते हैं, फोकल सीजर हो सकते हैं, और जो मसल ट्विचिंग है तो वो भी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल साइंस भी हमें इस केस में देखने को मिलते हैं। तो जो 4 महीने के ऊपर के डॉग होते हैं, जिनकी एज 4 महीने से ऊपर होती है, वो डॉग, हर एक डॉग इस डिसीज के रिस्क फैक्टर में आता है। इसके अलावा जो डॉग्स ऐसे होते हैं कि जिनका कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए वैक्सीनेशन नहीं किया गया, तो वो डॉग भी इसका एक रिस्क फैक्टर होते हैं। मतलब कि दोनों डॉग इस इन्फेक्शन की रिस्क में होते हैं, जो 4 महीने के ऊपर के एज के हैं और जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो होता है वो इनिशियली क्या करता है कि जो डॉग का इम्यून सिस्टम होता है, तो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उन पर अटैक करता है और डॉग की इम्यून सिस्टम को एकदम से डाउन कर देता है। मतलब कि डॉग की जो इम्यून सिस्टम होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और इसी वजह से डॉग अदर इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा उस डॉग में रिस्क रहता है अदर इन्फेक्शन होने का।
तो जो जैसे जैसे वो जिस जिस सिस्टम पे वायरस अटैक करता है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जीआई सिस्टम पे जब वो अटैक करता है तो वहाँ पर डायरिया होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है वहाँ पर निमोनिया होता है, और जब नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है तो मसल ट्विचिंग के अलावा वहाँ पर सीजर होते हैं, कंप्लीट और पार्शियल पैरालिसिस भी डॉग में हो सकता है। इसके अलावा डॉग जो है वो सर्कलिंग मूवमेंट करता है, जो स्ट्रेट पाथ है वो फॉलो कर नहीं पाता, यानी कि सीधा चल नहीं पाता है, उसका जो हेड है वो टिल्ट हो जाता है। और खास करके जो जॉ चेविंग मूवमेंट होती है, तो जैसे कि फिट्स में आते हैं, तो वैसी जॉ चेविंग मूवमेंट भी उसमें देखने को मिलती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये हमें क्लियर कट इंडिकेट करते हैं कैनाइन डिस्टेम्पर को। तो जैसे कि कैनाइन डिस्टेम्पर का और एक नाम है जिसे हार्ड पैड डिसीज कहते हैं। तो हार्ड पैड डिसीज जैसे इसका नाम है, तो ठीक उसी तरह से डॉग के पैरों के जो पैड्स होते हैं तो वो, और जो नोज होता है तो वो दोनों भी हार्ड हो जाते हैं, इसलिए इसको हार्ड पैड डिसीज भी कहा जाता है। और ठीक उसी तरह से जैसे कि अगर किसी डॉग को इसका इन्फेक्शन हुआ है तो वो कई महीनों तक जो वायरस है उसके बॉडी फ्लूइड में उस वायरस को वो शेड करता है, जैसे कि सलाइवा है, यूरिन है, और जो अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं तो उसमें वायरस कई महीनों तक शेड होता रहता है। इसके अलावा अगर मदर डॉग है इन्फेक्टेड, यानी कि बीच इन्फेक्टेड है और वो प्रेग्नेंट है, तो वो इन्फेक्शन उसको अनबॉर्न जो पपीज होते हैं तो उसको वो इन्फेक्शन मदर डॉग पास करती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है इस इन्फेक्शन को रोकने का, और वो है वैक्सीनेशन। तो कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए उसको अगर रोकना है हमारे डॉग्स में तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो नर्व डैमेज हो जाते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और वो पूरी तरह से डॉग कभी भी रिकवर नहीं होता है। तो जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, तो डॉग की जान बचाने के लिए सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसको दिया जा सकता है, जैसे कि फ्लूइड थेरेपी दी जा सकती है। उसकी इम्यून सिस्टम जो कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स होते हैं उसको दिया जा सकता है, नर्वाइन टॉनिक्स दिए जा सकते हैं, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी है तो उसको भी ट्राई किया जा सकता है। लेकिन वो कितने कारगर साबित होंगे ये बोलना मुमकिन नहीं है। तो ये सारी जानकारी थी कैनाइन डिस्टेम्पर के बारे में। अगर आपको कोई इसके अलावा जानकारी और चाहिए या कोई आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।